चलो, राजस्थान के अपवाह तंत्र में आपने 3 भागों में इसका जो विभाजन किया था उसमें से पहला खंड हम पूरा पढ़ चुके थे, जो कि आंतरिक अपवाह का तंत्र था। इसके बाद में दूसरे अपवाह तंत्र की हम बात कर रहे थे। कौन सा? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में अभी तक जो सबसे बड़ी नदी है उसकी बात कर रहे थे और उसका नाम था क्या? चंबल। अभी तक हमने चंबल की ये जानकारी ली है कि उसका उद्गम कहां से होता है, कहां से कहां तक उसका प्रवाह होता है, राजस्थान के कौन से जिलों से होकर बहती है, कितनी लंबाई में सीमा का निर्माण करती है। तो इन सारी जानकारियों में से आगे चलकर ये मिल जाती है किसमें? यमुना में। लगभग 135 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी आदि से निकलती है। फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इनकी मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाती है। 241 किलोमीटर की लंबाई में यह अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ से प्रवेश करती है और उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो इसके ऊपर चूलिया जलप्रपात स्थित है। 4 बांधों की भी हमने इसके ऊपर स्थिति देखी, जो कि मध्य प्रदेश में गांधी सागर, राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। घड़ियालों के संरक्षण के लिए इसको जाना जाता है। साल भर पानी प्रवाहित होता है, इसलिए हम इसको नित्यवाही कहते हैं। कामधेनु के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सारी बातें चंबल के सामान्य जानकारियों की पूछी जाती हैं। इसके बाद में हमें देखना है चंबल की सहायक नदियां। इसके पूरे अपवाह तंत्र में इसकी जो सहायक नदियां हैं, दोनों तरफ से कुछ मिलती हैं इसके बाएं किनारे से और कुछ मिलती हैं इसके दाएं किनारे से। पहले दाएं किनारे की नदियों को अगर देखा जाए तो वैसे तो 2 बड़ी सहायक नदियां इसके दाएं किनारे पर मिलती हैं, जिनमें से एक है पार्वती और एक है काली सिंध। कुछ अन्य छोटी नदियों की भी अगर बात कर लें तो एक यहां किनारे से निकलकर और करौली की सीमा पर जाकर चंबल के साथ मिलती है। इस नदी का नाम है कुन्नू। इसके बाद में मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलकर 12 जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर जाकर इसके साथ मिलती है कौन सी? पार्वती। यहां मध्य प्रदेश की ही विंध्याचल श्रेणी से निकलकर झालावाड़ से होती हुई कोटा में इसके साथ जाकर मिलती है। इस नदी का नाम है काली सिंध। तो वैसे देखा जाए तो दाएं किनारे पर 3 बड़ी सहायक नदियां आकर मिली हैं। कौन सी? कुन्नू, पार्वती और काली सिंध। राजस्थान के लिए इनमें से 2 का महत्व है। कौन कौन सी का? पार्वती और
काली सिंध, ये राजस्थान के लिए दो इंपॉर्टेंट है। पार्वती के साथ कई अन्य सहायक नदियां मिलती हैं, जिसमें लहासी, अंधेरी, बिलास, बैंथली, ये छोटी नदियां इस पार्वती के साथ में मिलती हैं, जिन पर 12 जिले में बांध बनाकर कई परियोजनाएं निर्मित की गई हैं, जिनसे हमें सिंचाई का लाभ यहां पर होता है। काली सिंध के साथ में देखा जाए तो इसके साथ में दो बड़ी सहायक नदियां मिलती हैं। एक इस तरफ से आकर आहू और इस किनारे की ओर से आकर मिलती है परवन। तो काली सिंध में एक तरफ से आहू और एक तरफ से परवन, ये दो बड़ी नदियां मिलती हैं। पार्वती के साथ में कई छोटी नदियां, और वैसे काली सिंध की जो सहायक हैं परवन, आहू, इनके साथ भी कई अन्य छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, क्योंकि इस हाड़ौती के पठार पर या इस कोटा संभाग वाले क्षेत्र में आपको नदियों की संख्या सबसे ज्यादा मिलती है। यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं हैं। दाएं किनारे की प्रमुख नदियों के बारे में पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद में देखेंगे कौन से किनारे की, बाएं किनारे की। लिखिए, चंबल की प्रमुख सहायक नदियां, और पहले लिखिए दाएं किनारे पर, दाएं किनारे पर जो नदियां डायरेक्ट मिलती हैं, उनमें अगर बात की जाए तो डायरेक्ट मिलने वाली नदियों में एक तो है कुन्नू, पार्वती, काली सिंध। बड़ी नदियों में ये है। इसके अलावा छोटी नदियां भी कुछ मिलती हैं, जैसे यहां पर थोड़ी सी दूरी तक प्रवाहित होकर आलनिया नदी मिलती है, तो वो छोटी नदियां हैं। बड़ी नदियों में ये 3 नाम है, उनमें से भी ज्यादा महत्व वाली 2 हैं। अन्य जो भी नदियां आप पढ़ोगे वो या तो पार्वती की या फिर काली सिंध की सहायक होंगी, लेकिन उनका पानी अंततः जाता किसमें है, चंबल में ही पहुंचता है। तो इस दाएं किनारे पर वैसे तो हम जो नाम पढ़ेंगे उनमें क्या आएगा, कुन्नू है, पार्वती है, काली सिंध। इसके अलावा काली सिंध में पानी जाता है आहू का और परवन का। परवन में पानी जाता है नेवज का, काली खोहे का, इनका। पार्वती के साथ में जो जाकर मिलती है उनमें बैंथली, अंधेरी, लहासी, बिलास, ये सब मिलती हैं किसके साथ में, पार्वती के साथ में। काली सिंध के साथ में आहू, परवन, इनके अलावा अन्य जो छोटी नदियां और मिलती हैं उनमें आता है छापी, चौली। तो इन सभी नदियों का पानी अंततः पहुंचना किस में है, चंबल में ही पहुंचना है। पर सीधे तौर पर जो मिलती हैं उनमें बड़े नाम में देखा जाए तो पार्वती और काली सिंध का आता है। एक बार हम सभी का नाम लिखेंगे और उसके बाद में फिर देखेंगे कि कौन सी नदी किसके साथ में मिलती है। तो दाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियों में नाम लिख लीजिए, कुन्नू, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, काली सिंध, आहू, आहू, परवन, परवन, छापी, छापी, चौली, नेवज, नेवज, काली खो है, काली खो है, बैंथली, बैंथली, अंधेरी, लहासी,
बिलास, बिलास, काली खाड़, आदि। अब नीचे लिखिए इनमें से कुन्नू, पार्वती व काली सिंध कुन्नू, पार्वती व काली सिंध सीधे चंबल के साथ मिलती हैं, सीधे चंबल के साथ मिलती हैं तथा तथा शेष इन्हीं की सहायक नदियां हैं। तथा शेष इन्हीं की सहायक नदियां हैं। अब इसमें हम सबसे पहले उत्तरी किनारे की ओर से ही चलें, तो उत्तरी किनारे की ओर से चलने पर इस किनारे पर एक नदी तो आती है, कौन सी? कुन्नू। इसके अलावा सीप भी यहां पर आती है, बहुत छोटी सी नदी यहां पर बहेगी। एक नाम आपको सीप भी देखने का मिलेगा जहां पर त्रिवेणी संगम होगा। कौन सी? सीप नदी का, जहां एक तरफ से बनास आएगी, एक तरफ चंबल और एक तरफ सीप, ये तीन आपस में मिलेंगी। तो चलिए इनमें से सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी नदी की? कुन्नू की। लिखिए कुन्नू। कुन्नू का प्रवाह यदि देखेंगे तो मध्य प्रदेश से निकलती है, कहां से? गुना से। 12 जिले में प्रवेश करती है और 12 जिले में यह मुसेरी से प्रवेश करती है। उसके बाद में राजस्थान से वापस बाहर निकल जाती है, मध्य प्रदेश में बहती है और फिर करौली जिले की सीमा पर, जहां पर यह अंतर्राज्यीय सीमा बना रही है नदी, वहां जाकर यह चंबल के साथ में मिलती है। तो लिखिए कुन्नू। यह है मध्य प्रदेश के, यह है मध्य प्रदेश के गुना से निकलकर, मध्य प्रदेश के गुना से निकलकर राजस्थान में 12 जिले के मुसेरी नामक स्थान से, 12 जिले के मुसेरी नामक स्थान से प्रवेश करती है तथा इसके बाद वापस मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए, वापस मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए करौली जिले की सीमा पर, करौली जिले की सीमा पर चंबल से मिलती है। करौली जिले की सीमा पर चंबल से
मिलती है। और इसके बारे में कोई विशेष जानकारी हमें नहीं पूछी जाती है, केवल इतना ध्यान रखना होता है कि ये चंबल की सहायक है और चंबल के भी कौन से किनारे की सहायक है, ये दाएं किनारे की सहायक है। आपसे ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि कौन सी चंबल की सहायक है या नहीं है। और ज्यादा गहराई से एग्जामिनर प्रश्न करे तो ये कर सकता है कि निम्न में से कौन सी दाएं किनारे की सहायक है और कौन सी बाएं किनारे की सहायक है, इतना पूछा जा सकता है। कुन्नू से आगे चलेंगे तो अगली जो मुख्य नदी है वो है पार्वती। इसके अलावा सीप है, इसके बारे में तो हम त्रिवेणी संगम के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे, बाकी सीप का कोई विशेष महत्व नहीं है। पार्वती नदी की अगर बात की जाए तो ये है मध्य प्रदेश में सीहोर की पहाड़ियों से निकलती है। इसके आगे ये राजस्थान में यहां 12 जिले में प्रवेश करती है। 12 जिले के करियाहट में ये प्रवेश करती है और उसके आगे 12 जिले से प्रवाहित होकर इस सीमावर्ती भाग से निकलती हुई जहां सवाई माधोपुर जिला है, सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर एक गांव है जिसको पाली या लिखा हो क्या पालिया, उस गांव में जाकर ये है चंबल नदी के साथ में मिल जाती है। 12 जिले में पार्वती के साथ में मध्य प्रदेश की ओर से निकलकर कई मुख्य सहायक नदियां आती हैं और 12 जिले में उन पर सब पर कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे बेंथली परियोजना बेंथली नदी पर है, कहां 12 में। इसके अलावा लहासी परियोजना लहासी नदी पर कहां 12 में। बिलास परियोजना बिलास नदी पर 12 में। अंधेरी परियोजना अंधेरी नदी पर कहां 12 में। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? पार्वती की सहायक नदियां हैं। इस तरह से पूछा तो नहीं जाता आपको पार्वती की सहायक या काली सिंध की या आहू की, इनकी सहायक तो नहीं पूछते हैं। ज्यादा से ज्यादा चंबल की सहायक पूछ लेते हैं। सहायक नदी की सहायक नदी पूछा ऐसे परीक्षा में बहुत कम ही कोई देखने को मिला है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि पार्वती के साथ में 12 जिले में ये सभी नदियां मिलती हैं। लिखिए अगली नदी पार्वती। लिखिए ये है मध्य प्रदेश में, ये है मध्य प्रदेश में सीहोर की पहाड़ियों से निकलती है। सीहोर की पहाड़ियों से निकलती है तथा राजस्थान में 12 जिले के राजस्थान में 12 जिले के करियाहट नामक स्थान से 12 जिले के करियाहट नामक स्थान से प्रवेश करती है। करियाहट नामक स्थान से प्रवेश करती है तथा इसके बाद सवाई माधोपुर की सीमा पर पाली गांव में पाली या पालिया
लिखा हो। पाली गांव में चंबल नदी से मिलती है। चंबल नदी से मिलती है। आगे लिखिए, 12 जिले में इसके साथ कुछ अन्य सहायक नदियां भी मिलती हैं। अन्य सहायक नदियां भी मिलती हैं, जैसे बैंथली, लहासी, बिलास और अंधेरी आदि। ये सब पार्वती के साथ में मिलने वाली कुछ छोटी सहायक नदियां। तो कुन्नू और पार्वती के बाद में इस तरफ से तीसरी बड़ी नदी जो डायरेक्ट इसमें जाकर मिलती है वो है कौन सी? काली सिंध। काली सिंध की अगर बात करें काली सिंध भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी में यह है देवास के निकट बागली गांव से निकलती है। यहां से आगे चलकर यह है राजस्थान में, यहां पर झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है और आगे बहकर कोटा में पहुंचकर नौनेरा नामक गांव में यह है चंबल के साथ में मिल जाती है। तो बागली देवास से निकलती है और कोटा जिले के नौनेरा नामक स्थान पर चंबल के साथ में मिलती है। राजस्थान में इसकी एंट्री होती है झालावाड़ के रायपुर से, यहां से प्रवेश करती है। इस एरिया में देखा जाए तो चंबल में इसके दाएं किनारे की ओर से लाकर सर्वाधिक जो पानी देती है वो काली सिंध है, क्योंकि इसके पास सहायक नदियों की संख्या काफी ज्यादा है। उनमें से एक दो बड़ी नदियों के नाम हम देखेंगे, बाकी छोटी छोटी बहुत सहायक नदियां काली सिंध के साथ में मिलती हैं और ऐसा करके ये आगे चलकर पानी का प्रवाह करती है कोटा तक। काली सिंध में बाएं किनारे से एक बड़ी नदी मिलती है, कौन सी? आहू। और दाएं किनारे से एक बड़ी नदी मिलती है, कौन सी? परवन। इसके अलावा और बहुत सारी छोटी नदियां जिनमें हमें छापी, चौली इनकी बात की थी, काली खोह वगैरह, ये सारी छोटी काली सिंध, ऐसे कई नदियां आती हैं। लिखिए, काली सिंध देखिए, यह है मध्य प्रदेश के देवास के निकट बागली नामक गांव से निकलती है तथा राजस्थान में
झालावाड़ जिले के झालावाड़ जिले के रायपुर नामक स्थान से रायपुर नामक स्थान से प्रवेश करती है एवं कोटा में नौनेरा नामक स्थान पर चंबल के साथ मिलती है। नौनेरा नामक स्थान पर चंबल के साथ मिलती है। इसकी सहायक नदियां आहू तथा परवन है। इसकी सहायक नदियां आहू तथा परवन है। इस तरफ से आहू नदी की बात करेंगे और दाएं किनारे पर इस तरफ से आती है कौन सी? परवन। आहू नदी यहां मध्य प्रदेश से ही निकलती है। मध्य प्रदेश में आहू सुसनेर नामक जगह से निकलती है। आगे राजस्थान में झालावाड़ जिले के नंदपुर में प्रवेश करती है और झालावाड़ जिले में यहां एक जगह है जिसका नाम है गागरोन। गागरोन में जाकर यह काली सिंध के साथ में मिल जाती है। जहां दोनों नदियां मिलती हैं वहीं पर एक किला भी बना हुआ है जिसको हम कहते हैं कौन सा? गागरोन का किला, जो कि कौन सी नदियों के संगम पर है? आहू और काली सिंध के संगम पर। तो आहू के संदर्भ में यहां पर सबसे मुख्य प्रश्न बनता भी यही है गागरोन के किले वाला, कि गागरोन का किला कौन सी नदियों के संगम पर है? झालावाड़ में। तो लिखिए सहायक नदियों में अगला नाम आहू, लिखिए यह है मध्य प्रदेश में सुसनेर नामक स्थान से निकलती है। सुसनेर नामक स्थान से निकलती है तथा राजस्थान में झालावाड़ जिले के नंदपुर नामक स्थान से प्रवेश करती है। नंदपुर नामक स्थान से प्रवेश करती है एवं झालावाड़ में गागरोन नामक स्थान पर काली सिंध के साथ मिलती है। काली सिंध के साथ मिलती है।
और आगे लिखिए, आहू तथा काली सिंध नदियों के संगम पर, आहू तथा काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन का किला स्थित है। आहू तथा काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन का किला स्थित है। तो काली सिंध के साथ मिलने वाली बड़ी नदी में इस तरफ से तो आई कौन सी? आहू। इस तरफ से आएगी कौन सी नदी? परवन। परवन की अगर बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश से निकलकर आगे यहां पर राजस्थान में 12 जिले के अंदर प्रवाहित होकर 12 और कोटा की सीमा पर यहां पलायता गांव के निकट, पलायता के निकट, या हम कहते हैं पलायता और राजगढ़ के बीच काली सिंध नदी के साथ में मिलती है। परवन नदी 12 में जहां से प्रवाहित होती है, तो 12 में यह एक तो अभ्यारण्य से होकर पार होती है। उस अभ्यारण्य का नाम है शेरगढ़। तो परवन के बारे में सामान्यतः यही प्रश्न होता है कि परवन नदी कौन से अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है? तो किससे? शेरगढ़ से, जो कि 12 में है। और इसी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग भी स्थित है। तो शेरगढ़ का किला 12 में किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे स्थित है। ये दो बातें आपको परवन नदी के बारे में पूछी जाती हैं। परवन के साथ में इधर से एक और नदी जाकर मिलती है और उस नदी का नाम है नेवज। नेवज लिखा आता है या निवाज लिख देते हैं, कई बार निमाज भी लिखा जाता है। ये इसके साथ मिलने वाली एक मुख्य नदी है जो परवन के साथ में मिलती है। लिखिए, परवन लिखिए, यह है मध्य प्रदेश से प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश से प्रवाहित होते हुए राजस्थान के 12 जिले में प्रवाहित होकर कोटा की सीमा के निकट, कोटा की सीमा के निकट पलायता व राजगढ़ के बीच, पलायता व राजगढ़ के बीच काली सिंध नदी में मिलती है। काली सिंध नदी में मिलती है। आगे लिखिए, 12 जिले में यह है, 12 जिले में यह है शेरगढ़ अभयारण्य से प्रवाहित होती है तथा
इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे 12 जिले में शेरगढ़ का किला, 12 जिले में शेरगढ़ का किला भी स्थित है। शेरगढ़ का किला भी स्थित है। और परवन की सहायक देखी जाए तो कौन सी नदी है? नेवज। लिख लीजिए, इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी नेवज है। नेवज या निमाज भी लिख लेना नाम। सहायक नदी नेवज या निमाज। तो ये सारा पानी काली सिंध के माध्यम से चंबल में पहुंचता है, चाहे आहू हो, परवन हो, नेवज हो, उजाड़ हो, छापी हो, चंवली हो, ये बहुत सारे और जो छोटे छोटे नाम आते हैं उनका। तो दाएं किनारे से वैसे एग्जामिनर पार्वती, काली सिंध ये नाम पूछता रहता है, या आहू और काली सिंध के संगम पर कौन सा किला है ये प्रश्न पूछता है, या यहां से पूछता है कि परवन नदी कौन से अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है और शेरगढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है। दाएं किनारे से लगभग यही बातें आपको पूछी जाती हैं। बाकी अधिकांश से बातें आपको कौन से किनारे से? बाएं किनारे की ओर से पूछी जाएंगी। इनमें छोटी नदियों के रूप में देखा जाए तो एक झालावाड़ जिले से निकलकर कोटा में चंबल के साथ मिलने वाली एक और नदी है, उसका नाम क्या है? आलनिया। वैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जरूर ध्यान में रहना चाहिए कि किसकी सहायक नदी है ये? चंबल की सहायक नदी है। तो लिख लीजिए एक नाम, आलनिया नदी। लिखिए, ये है झालावाड़ से निकलकर, ये है झालावाड़ से निकलकर कोटा में चंबल के साथ मिलती है। कोटा में चंबल के साथ मिलती है। अभी तक का अपवाह क्रम हमने देखा चंबल के कौन से किनारे का? दाहिने किनारे का। वैसे देखा जाए तो अभी कौन सी नदी की जानकारी ले रहे हैं आप? चंबल नदी की ही ले रहे हैं, क्योंकि पानी तो किस में पहुंच रहा है? सारा का सारा। और वैसे हमने शुरू में बात की थी कि बंगाल के खाड़ी के अपवाह तंत्र में आपको एक ही नदी पढ़नी है, यानी इधर से सिलेबस बहुत शॉर्ट है। कौन सी नदी? सिर्फ चंबल। तो चंबल ही चंबल चलेगी इसमें, क्योंकि जहां पानी जाएगा वही नदी का नाम आएगा ना। हाँ। अब बाएं किनारे पर कौन सी नदियां मिलती हैं? इसके बाएं किनारे को अगर देखा जाए तो इस तरफ से आकर चंबल में कुछ छोटी नदियां मिलती हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ से निकलकर यहां थोड़ी सी दूरी तक बहते हुए भैंसरोडगढ़ के आसपास जाकर मिलती है। इस नदी का नाम है बामनी। कौन सी नदी है? बामनी। बामनी लिखा हो या ब्राह्मणी भी अगर लिखा हो तो भी यही है, ज्यादातर इसी नाम से पूछा जाता है प्रश्न। बामनी से आगे चलेंगे तो इस एरिया में अगली एक नदी जो बहती है
उसका नाम है कुराल। बहुत बड़ी नदियां तो नहीं है, थोड़ी दूरी तक प्रवाहित होती हैं। कौन सी नदी है? कुराल। कुराल से आगे चलेंगे तो इस एरिया में अगली नदी बहती है, उसका नाम है मेज। और इधर से बूंदी की तरफ से कई नालों के रूप में निकल कर आती है चाकण। इस बाएं किनारे पर ये तो मिलती हैं कुछ छोटी नदियां। कौन सी? बामनी, कुराल, मेज, चाकण। और एक बड़ी नदी भी आकर मिलेगी जिसका नाम है कौन सी? बनास। और फिर बनास में मिलने वाली बहुत सारी अन्य सहायक नदियां। तो बाएं किनारे पर देखिए कौन कौन सी नदी मिलती है? बामनी, कुराल, मेज, चाकण और बनास। मेज की अगर बात करें तो यहां पर इसके साथ में कुछ अन्य नदियां भी मिल जाती हैं, जैसे बूंदी में इधर से मांगली और घोड़ा पछाड़, ये यहां पर मिलती है मेज के साथ में। और फिर इनका पानी आगे चलकर गिर जाता है किसमें? चंबल में। तो ये सहायक नदियां हैं और सहायक की भी कुछ सहायक नदियां हैं। क्या क्या नाम आएंगे आपके सामने? बामनी, कुराल, मेज, मेज के अलावा मांगली, घोड़ा पछाड़, जो घोड़े को पछाड़ दे वो। इसी नाम की एक नदी बारा में भी बहती है जो कि पार्वती की सहायक है। तो वैसे बहुत सारे नाम हैं, एक बूंदी में है, एक बारा में है। इसके आगे चलते हैं तो कौन सी? चाकण और फिर बनास। ये कौन से किनारे पर मिलने वाली है? हाँ, लेफ्ट की तरफ, बाएं किनारे पर मिलने वाली। लिखिए, बाएं, चंबल के बाएं किनारे की सहायक नदियां। चंबल के बाएं किनारे की सहायक नदियां। पहले नाम लिख लीजिए सबके, बाद में एक एक की जानकारी लेते हैं। नाम लिखिए। बामनी, बामनी, कुराल, बामनी, कुराल, मेज, मांगली, घोड़ा पछाड़, चाकण, चाकण और बनास। अब इनमें से एक एक सहायक नदी की जानकारी लेना शुरू करें। सबसे पहले बामनी नदी की बात करें तो बामनी चित्तौड़गढ़ जिले से ही निकलती है। चित्तौड़गढ़ में ये हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और चित्तौड़गढ़ जिले में ही थोड़ी सी दूरी तक बहकर यहां भैंसरोड़गढ़ नामक जगह है, वहां जाकर ये मिल जाती है किसके साथ में? चंबल के साथ में। जहां बामनी और चंबल आपस में मिलती हैं वहां पर एक किला स्थित है। कौन सा? भैंसरोड़गढ़ का। तो पूछा जाता है भैंसरोड़गढ़ का किला कौन सी नदियों के संगम पर है? चंबल और बामनी। और गागरोन का किला कौन सी नदियों के संगम पर था? आहू और काली सिंध के संगम पर। बामनी से आगे चलेंगे तो यहां भीलवाड़ा के ऊपरमाल पठार से निकलकर कोटा की तरफ प्रवाहित होती है। कौन सी? कुराल। और बूंदी की सीमा के निकट यह है चंबल के साथ मिलती है।
इसके बाद भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से निकलती है मेज, जो बूंदी और सवाई माधोपुर की सीमा तक पहुंचकर यहाँ चंबल के साथ मिलती है। इसके साथ बूंदी की ओर से मांगली और घोड़ा पछाड़ नदियां मिलती हैं। फिर बूंदी में कई छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनती है कौन सी? चाकण, जो कि सवाई माधोपुर जिले में जाकर चंबल नदी के साथ में मिल जाती है। यहां पर इनमें से बामनी पर प्रश्न हो सकता है इंपॉर्टेंट, और वो कौन सा? किले वाला प्रश्न हो सकता है। कौन सा किला? भैंसरोडगढ़ का किला। तो लिखिए नदी का नाम सबसे पहली बामनी नदी। लिखिए यह है चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलकर चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलकर भैंसरोडगढ़ में चंबल के साथ मिलती है। भैंसरोडगढ़ में चंबल के साथ मिलती है। और आगे लिखे नीचे, चंबल तथा बामनी के संगम पर भैंसरोडगढ़ का किला स्थित है। चंबल तथा बामनी के संगम पर भैंसरोडगढ़ का किला स्थित है। बामनी नदी के बारे में इतनी बातें पूछी जाती हैं। इसके ऊपर चलते हैं तो अगली नदी कौन सी है? कुराल। कुराल निकलती है ऊपरमाल के पठार से। ऊपरमाल का पठार जो कि स्थित है कहां पर? बिजौलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच। यहां से निकलती है कुराल नदी और फिर कोटा जिले में प्रवाहित होती हुई चंबल नदी के साथ मिल जाती है। कुराल पर और कोई ज्यादा विशेष प्रश्न नहीं किया जाता है। लिखिए कुराल। लिखिए यह है ऊपरमाल के पठार से निकलकर कोटा जिले में प्रवाहित होती है। कोटा जिले में प्रवाहित होती है तथा बूंदी जिले की सीमा के निकट चंबल से मिलती है। चंबल से मिलती है। कुराल से और ऊपर चलेंगे थोड़ा, नेक्स्ट तो अगली नदी आती है कौन सी? मेज। मेज निकलती है भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ से। मांडलगढ़ से निकलकर यह आगे बूंदी जिले में चंबल के साथ में मिल जाती है। सहायक नदियां इसमें बूंदी में मिलती हैं कौन सी? मांगली और घोड़ा पछाड़। लिखिए मेज नदी
लिखिए ये है भीलवाड़ा जिले के, ये है भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ से निकलती है, मांडलगढ़ से निकलती है तथा तथा बूंदी में प्रवाहित होते हुए, बूंदी में प्रवाहित होते हुए चंबल के साथ मिलती है, चंबल के साथ मिलती है। आगे लिखिए इसकी सहायक नदियां इसकी सहायक नदियां मांगली, मांगली व घोड़ा पछाड़ हैं। इसकी सहायक नदियां मांगली व घोड़ा पछाड़ हैं जो बूंदी में इसके साथ मिलती हैं, जो बूंदी में इसके साथ मिलती हैं। मेज से ऊपर चलेंगे तो अगली नदी बूंदी में ही प्रवाहित होना शुरू होती है। कौन सी? चाकण। ये बूंदी में प्रवाहित होकर आगे सवाई माधोपुर तक पहुंचकर चंबल के साथ मिल जाती है। चाकण नदी पर बूंदी जिले में एक बांध भी बना है, जगह का नाम है नैनवा, और बांध का नाम वही है जो नदी का नाम है। कौन सा? चाकण बांध बना हुआ है बूंदी जिले की नैनवा में। लिखिए चाकण नदी, लिखिए यह है बूंदी जिले में, यह है बूंदी जिले में अनेक धाराओं के मिलने से बनती है, अनेक धाराओं के मिलने से बनती है तथा सवाई माधोपुर में चंबल के साथ मिल जाती है। सवाई माधोपुर में चंबल के साथ मिल जाती है। और बांध की बात करें तो बांध का नाम है कौन सा? चाकण बांध। लिखिए बूंदी जिले के नैनवा में बूंदी जिले के नैनवा में इस पर चाकण बांध बना हुआ है। बूंदी जिले के नैनवा में इस पर चाकण बांध बना हुआ है। तो ये तो चंबल के बाएं किनारे पर मिलने वाली कुछ छोटी नदियां हुई। बड़ी नदी के रूप में जो मिलेगी वो कौन सी है? बनास। कई बार इनका आपको क्रम भी पूछा जाता है कि पहले कौन सी नदी मिल रही है, बाद में कौन सी मिल रही है। तो दाएं किनारे के प्रवाह में तो कौन सी? कुन्नू,
पार्वती, काली सिंध। काली सिंध में भी इस तरफ से परवन और इस तरफ से आहू। इधर फिर ये आ गई चंबल, इसके साथ बामनी, फिर कुराल, फिर मेज, फिर चाकण, फिर बनास। तो ऐसे सीक्वेंस भी पूछते हैं कि इसके साथ में जो नदियां मिलती हैं उनका क्रम क्या है। जैसे एक बार ऐसा प्रश्न आया है कि चंबल नदी के अपवाह क्रम में बहने वाली नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताओ। और उसमें 4 नदियों के नाम थे, चंबल था, बनास था, काली सिंध था और पार्वती था। तो इन 4 का सीक्वेंस किस तरफ से बताना, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व की ओर से आप आओगे इधर से, तो सबसे पहले क्या आएगी, पार्वती, उसके बाद काली सिंध, उसके बाद चंबल, उसके बाद बनास। तो चंबल के ड्रेनेज सिस्टम में इनका सीक्वेंस पूछा था। आपको ऐसा पूछ सकते हैं, पश्चिम से पूर्व जाओगे तो पहले बनास आएगी, फिर चंबल, फिर काली सिंध और फिर पार्वती। तो इस तरीके के क्रम का कई बार प्रश्न बनता है। बाएं किनारे की सहायक नदियों में अगली जो बड़ी नदी है वो बनास है, जिसके खुद के भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जितनी आप चंबल की ऐसी सहायक नदियां मिल रहे हैं, ऐसे ही बनास में भी बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं और उन सब का पानी जाकर गिरता है फिर किसमें, चंबल में। तो चंबल के अपवाह तंत्र में अब हमें बाएं किनारे की सहायक नदी में अगली नदी की जानकारी लेनी है। वो है कौन सी, बनास नदी। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र देखिए, चंबल के साथ में बाएं किनारे की ओर से बड़ी नदियों में बनास नदी मिलती है। और बनास नदी देखिए यहां राजसमंद जिले से निकलती है। राजसमंद से आगे ये यहां चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इनसे होते हुए ये सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर नाम की जगह है। यहां आकर चंबल के साथ में मिलती है और इस तरफ से एक छोटी सहायक नदी भी आकर मिलती है जिसका नाम है सीप। तो यहां 3 नदियों का संगम होता है सवाई माधोपुर के रामेश्वर में। किसका, चंबल का, बनास का और सीप का। तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं त्रिवेणी संगम के, कि कौन सा त्रिवेणी संगम कहां होता है। त्रिवेणी का मतलब 3 नदियां। इनमें रामेश्वरम का ये पूछा जाता है, रामेश्वरम भी नाम लिखा आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, रामेश्वर। ये रामेश्वरम तो एक तमिलनाडु में आपको मिलता है। इसमें बनास की अगर हमें पूरे इस अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो सहायक नदियां मिलती हैं उनको मिलाकर अकेले राजस्थान में प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है कौन सी, बनास। बनास को हम वन की आशा कहते हैं। वर्णासा नाम से भी जाना जाता है। इसे वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है। राजस्थान में अपवाह की दृष्टि से देखी जाए तो सबसे बड़ी नदी है।
लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई में ये राजस्थान में अपवाहित होती है। तो वैसे राजस्थान में से निकलने वाली नदियों में वैसे तो सबसे लंबी कौन सी है? चंबल है, जो 1000 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन चंबल में राजस्थान में अपवाह देखें तो उसका थोड़ा सा ही है। बनास का अपवाह है केवल किस में? राजस्थान में है। तो नदी की लंबाई के हिसाब से भी बात कर ले तो भी सबसे लंबी कौन सी? बनास। और जितने एरिया का ये पानी कलेक्ट करके और चंबल में डालती है तो वो सबसे ज्यादा एरिया भी कौन कवर करती है? बनास। तो बनास में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से आपको प्रश्न पूछा जाता है। इसके उद्गम की बात करें तो ये यहां राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद में यह है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, इनसे प्रवाहित होती हुई सवाई माधोपुर के रामेश्वर में जाकर चंबल के साथ में मिलती है। इसके दाएं और बाएं किनारे से कई सहायक नदियां मिलती हैं, जिसके कारण इसका अपवाह क्षेत्र काफी बड़ा बनता है। अगर हम टोंक में बात करें तो इसके ऊपर एक बड़ा बांध बना हुआ है जिसका नाम है कौन सा? बीसलपुर। सवाई माधोपुर में एक तरफ से आकर इसके साथ में धुंध और मोरेल मिलती हैं, वहां पर एक बांध बना हुआ है कौन सा? ईसरदा। तो मुख्य परियोजनाओं में तो कौन सी है? बीसलपुर है, जिससे टोंक में सिंचाई और पेयजल मिलता है। अजमेर और जयपुर को पेयजल की आपूर्ति इसके माध्यम से की जाती है। दाएं और बाएं किनारे पर दोनों तरफ कुछ सहायक नदियों को हम देखेंगे। इस तरफ से इसके पैरेलल चलकर और भीलवाड़ा में इसके साथ में जाकर मिलती है बेड़च। भीलवाड़ा से इधर से निकल कर आती है मैनाल, ये इसमें मिलती हैं। बेड़च के साथ में इधर मध्य प्रदेश की ओर से निकल कर आती है गंभीरी, वो इसके साथ में मिलती है। कुछ अन्य छोटी नदियां जिनमें ओराई, वागन ये है, ये बेड़च के साथ मिलती हैं। इसके बाएं किनारे पर देखा जाए तो इधर से कोठारी, खारी, खारी के साथ में मानसी, इधर से डाई, इधर अजमेर की तरफ से माशी और बांडी और सोहदरा, इधर जयपुर की तरफ से धुंध और मोरेल, और इस तरफ से काली सिल, ये सब नदियां आकर बनास में गिरती हैं और इन सब का पानी लेकर बनास पहुंचती है किसमें? चंबल में। तो हमें बनास की भी कई सहायक नदियां देखनी है। इसके बाद में लिखिए बाएं किनारे की सहायक नदियों में अगली बड़ी नदी बनास नदी। लिखिए पहला बिंदु, यह है राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है।
तथा इसके बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर आदि से प्रवाहित होती हुई सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल के साथ मिलती है। आगे लिखिए, यहीं पर मध्य प्रदेश की ओर से आने वाली सीप नदी भी मिलती है। मध्य प्रदेश की ओर से आने वाली सीप नदी भी मिलती है, जिसके कारण रामेश्वर में चंबल, बनास व सीप का त्रिवेणी संगम बनता है। चंबल, बनास व सीप का त्रिवेणी संगम बनता है। अगला पॉइंट, यह नदी लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई में 500 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। तथा पूर्णतः राजस्थान में बहाव की दृष्टि से यह सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहाव की दृष्टि से यह सबसे लंबी नदी है। इसके उपनामों की अगर बात करें तो इसको वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी आदि नदियों के नाम से भी जाना जाता है। लिखिए, इसे वन की आशा, वर्णाशा, तथा वशिष्ठी नदी के नामों से भी
जाना जाता है। वशिष्ठी नदी के नामों से भी जाना जाता है। बनास के अफवाह में अगर बात करें तो यहां पर बांध के लिए एक प्रश्न हो सकता है। ज्यादातर ये टोंक जिले में स्थित बीसलपुर के बारे में पूछा जाता है। आगे सवाई माधोपुर में कौन सा है? ईसरदा। लिखिए अगला बिंदु। इस नदी पर टोंक जिले में, इस नदी पर टोंक जिले में बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध तथा सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में ईसरदा बांध बना हुआ है। सवाई माधोपुर जिले में ईसरदा बांध बना हुआ है। बनास के अफवाह क्षेत्र में आपको उपजाऊ मृदा मिलती है। कौन सी? भूरी मृदा मिलती है। वैसे मृदा में ये सारी बात हो जाएगी, लेकिन इसका अफवाह का जो एरिया है उसमें कौन सी मिट्टी मिलती है हमें? भूरी। लिखिए, इस नदी के अफवाह क्षेत्र में इस नदी के अफवाह क्षेत्र में भूरी मृदा पाई जाती है। अब इसके अफवाह क्षेत्र में यदि सहायक नदियों की बात करें तो कुछ नदियां तो मिल रही हैं। कौन से किनारे पर? दाएं किनारे पर। और दाएं किनारे पर सबसे बड़ी सहायक नदी में नाम है किसका? बेड़च का। एक यहां पर नाम आता है, कौन सा? मैनाल। बेड़च में एक सहायक नदी आकर मिल रही है, ये कौन सी? गंभीरी। ये तो दाएं किनारे की ओर से मिलने वाली नदियों की बात हुई। बाएं किनारे पर आप चलेंगे तो यहां मिलती है कोठारी, इसके ऊपर खारी, खारी के साथ में ये मिल गई मानसी। आगे अजमेर की तरफ से आ रही है कौन सी? माशी। मासी के साथ में इधर मिल रही है बांडी। बांडी के साथ में इधर से शोहदरा। इधर जयपुर की तरफ से आकर मिल रही है ढूंढ। इधर से मोरेल, ये काली सिल। ये नदियां आती हैं कौन से किनारे से? बाएं किनारे से। और इनका नाम है कौन से किनारे पर? दाएं किनारे पर। क्या हुआ? नदी कौन दी के? हम पानी को नहीं, आगे गलती कौन देखो ए थारे परीक्षा की टेंशन है, बाकी पानी को टोपो ही नहीं है कोई सी। बड़ी गरिया बाद में भी सूखी है। हवा तो घनी बड़ी करते हैं बार। लिखिए, बनास की सहायक नदियां।
बनास की सहायक नदियां। पहला नाम लिखिए, दाएं किनारे पर, राइट बैंक, इधर वाले पर, दाएं किनारे पर। दाएं किनारे पर वैसे दो मुख्य सहायक नदियां पड़नी है, कौन सी? बेड़च और मैनाल। तो सामने नाम लिख लीजिए, बेड़च व मैनाल। बेड़च व मैनाल। बाएं किनारे के जो भी नाम है वो बाद में लिखने हैं। पहले इस तरफ की नदियों में बेड़च की जानकारी ले लेते हैं। बेड़च नदी को अगर देखा जाए तो ये बेड़च उदयपुर जिले से निकलती है। उदयपुर में ये निकलती है कहां से? गोगुंदा की पहाड़ियों से। उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। उद्गम के बाद में ये एक झील में जाकर गिरती है और झील का नाम है क्या? उदय सागर। उदय सागर झील में गिरती है, तब तक इसका नाम बेड़च नहीं होता है, इसका नाम होता है आयड़ होता है। आयड़, आहड़, ऐसे नामों से जाना जाता है। उदय सागर झील के बाद में आगे निकलती है, तब इसको जानते हैं हम किस नाम से? बेड़च के नाम से। इसके बाद में ये जाती है चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ का किला बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ से आगे चलकर ये जाती है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में बिंगोद नामक जगह पर किसके साथ मिल जाती है? चंबल के साथ नहीं, बनास के साथ, बनास की सहायक नदी ना। जाना है मेरे को अभी 6 बजे, 6 बजे निकलूंगा। हाँ 5-10 मिनट तो ले लें, 5-7 मिनट तो ले लूँ। उदय सागर झील तक इसको आयड़ या आहड़ कहते हैं। उसके बाद में इसको बेड़च कहते हैं, और बेड़च चित्तौड़गढ़ से प्रवाहित होती है। वहां इसके किनारे पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। तो नदियों के किनारे पर स्थित किलों में आप गागरोन देख चुके, आप भैंसरोडगढ़ देख चुके, और अगला नाम आ गया कौन सा? चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा में बिंगोद के निकट जाकर ये है बनास के साथ मिलती है। जहां बेड़च मिलती है वहीं पर निकट ही आकर मिलती है कौन सी नदी? मैनाल। तो यहां पर 3 नदियों का संगम बनता है, किसका? बनास, बेड़च और मैनाल का। तो इधर एक त्रिवेणी संगम बना था रामेश्वर में, और यहां एक त्रिवेणी संगम बन रहा है किसमें? इधर बिंगोद नामक जगह के पास, मांडलगढ़ और बिंगोद के बीच में ये तीनों आपस में मिलती हैं। बेड़च नदी के साथ में कई सहायक नदियां भी इस तरफ से आकर मिलती हैं दाएं किनारे पर, और इन सहायक नदियों में एक मुख्य नदी का नाम तो है क्या? गंभीरी। गंभीरी के अलावा गुजरी, औराई, वागन, ये सब सहायक नदियां किसकी हैं? बेड़च की सहायक नदियां हैं। इनमें से एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट गंभीरी नदी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे यहां पर बेड़च नदी के ऊपर चित्तौड़गढ़ में एक बांध भी बना हुआ है, और वह है अप्पावास में। अप्पावास के निकट है कौन सा बांध? घोशुंडा बांध। तो बेड़च के बारे में इस बांध का प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। लिखिए, बेड़च नदी।
बेड़च नदी। लिखिए ये है नदी में दी बड़ो आसी, ऐसे लिखा जाएगा। नदियां में छोटा आसी, तो ए फालतू का नहीं है, मैंने यही तो कंफ्यूज करा है, कदे बड़ो कदे छोटो। हाँ? बेड़च नदी लिखिए, ये है उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है तथा इसके बाद चित्तौड़गढ़ से प्रवाहित होते हुए चित्तौड़गढ़ से प्रवाहित होते हुए भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा जिले में बिंगोद के निकट, भीलवाड़ा जिले में बिंगोद के निकट बनास नदी से मिलती है। बिंगोद के निकट बनास नदी से मिलती है। आगे लिखिए, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात यह उदय सागर झील में गिरती है। यह है उदय सागर झील में गिरती है तथा उद्गम से लेकर उदय सागर झील तक, उदय सागर झील तक इसे आयड़ के नाम से जाना जाता है। उदय सागर झील तक इसे आयड़ या नाम आ जाए क्या, आहड़, इसे आयड़ के नाम से जाना जाता है तथा उदय सागर झील से निकलने के पश्चात, उदय सागर झील से निकलने के पश्चात इसका नाम बेड़च होता है। इसका नाम बेड़च होता है। आगे लिखिए, इसके किनारे चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। और एक बांध भी इसके ऊपर बना हुआ है, कौन सा, घोसुंडा,
चित्तौड़गढ़ जिले के अप्पावास के निकट। लिखिए, चित्तौड़गढ़ जिले में अप्पावास के निकट, चित्तौड़गढ़ जिले में अप्पावास के निकट इस नदी पर घोसुंडा बांध, घोसुंडा बांध बना हुआ है। इस नदी पर घोसुंडा बांध बना हुआ है। बेड़च के दाएं किनारे पर कुछ सहायक नदियां भी मिलती हैं। उन नदियों में मुख्य नाम है कौन से? गंभीरी, गुजरी, औराई और वागन। लिखिए, बेड़च के दाएं किनारे पर, बेड़च के दाएं किनारे पर कुछ सहायक नदियां मिलती हैं। कुछ सहायक नदियां मिलती हैं जो निम्न है, जो निम्न है। नाम लिखिए कौन सी? गंभीरी, गंभीरी, गुजरी, गुजरी, औराई, औराई और वागन। ये बेड़च के दाएं किनारे पर मिलती हैं। आगे बेड़च के साथ मैनाल मिलती है, लगभग वहीं मिलती है जहां पर बेड़च खुद बनास में मिलती है, तो त्रिवेणी संगम बन जाता है। मैनाल भीलवाड़ा जिले से ही निकलती है, मैनाल से ही, और वहां पर इसका पानी कुछ ऊंचाई से गिरता है, तो इसके ऊपर एक जलप्रपात बन जाता है। नदी का नाम भी मैनाल और प्रपात का नाम भी मैनाल है। लिखिए अगली नदी, मैनाल नदी। लिखो इसके सामने, ये है भीलवाड़ा जिले से निकलकर भीलवाड़ा जिले से निकलकर बिंगोद के निकट, बिंगोद के निकट बनास में मिलती है। बिंगोद के निकट बनास में मिलती है, जहां जहां बनास, बेड़च व मैनाल का, जहां बनास, बेड़च व मैनाल का त्रिवेणी संगम होता है। बनास, बेड़च व मैनाल का त्रिवेणी संगम होता है। और जलप्रपात का प्रश्न पूछा जाए तो लिखिए, इस नदी पर मैनाल जलप्रपात स्थित है। इस नदी पर मैनाल जलप्रपात स्थित है। तो देखो, अभी तक की स्थिति में हमने चंबल के अपवाह तंत्र में पहले तो चंबल के दाएं किनारे की सहायक नदियां देखी, जिनमें कुन्नू, पार्वती, परवन, निवाज, काली सिंध, आहू ये नाम आए। बाएं किनारे पर चले तो बामनी, कुराल, मेद, चाकण ये छोटी नदियां, और बड़ी नदी में कौन सी? बनास।
इस बनास वाले क्षेत्र को हमने बड़ा करके देखा तो बनास के दाएं किनारे पर बेड़च और मैनाल, बेड़च के साथ मिल रही हैं गंभीरी, गुजरी, औराई, वागन। तो ये सब भी बनास के अपवा तंत्र का ही हिस्सा है और बनास गिरेगी चंबल में और चंबल से ये बंगाल की खाड़ी में। बाएं किनारे पर आएंगी कोठारी, खारी, मानसी, माशी, बांडी, शोधरा, ढूंढ, मोरेल और काली सिंध। ये पढ़नी है कौन से किनारे पर? बाएं किनारे पर। और बनास के बाएं किनारे पर चलेंगे कल।